नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। अमेरिका ने जताई काबुल में और आतंकी हमलों की आशंका। अमेरिका ने क्यों तालिबान को दी अमेरिकियों और अफगानियों की लिस्ट। अमेरिका की ISIS खुरासान पर बड़े एक्शन की तैयारी और 24 घंटे में काबुल एयरपोर्ट से कितने लोगों को निकाला गया। देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। अमेरिका ने कहा है कि काबुल में एक और आतंकवादी हमला होने की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने राष्ट्रपति से कहा है कि काबुल में एक और आतंकवादी हमला हो सकता है। सुरक्षा टीम ने राष्ट्रपति बाइडेन को बताया कि अफगानिस्तान की काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि काबुल आतंकी हमले के एक दिन बाद बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मिले इनपुट्स को काफी अहम माना जा रहा है। साकी ने कहा कि अगले कुछ दिन तक अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों और अफगानों को बाहर निकालने का मिशन अब तक का सबसे खतरनाक समय होगा। काबुल में अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान को अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और अफगान सहयोगियों की लिस्ट सौंपी है। अधिकारियों ने तालिबान से इन लोगों को शहर के एयरपोर्ट के बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करने की मंजूरी देने के लिए कहा है। अमेरिका का ये फैसला विदेशी सैनिकों की मदद करने वाले अफगानों की लिस्ट में आना बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिका की तालिबान को सहयोगियों की लिस्ट सौंपने से सैन्य अधिकारी और सांसद काफी नाराज हैं। एक डिफेंस ऑफिसर ने इसे गलत फैसला करार दिया। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो 31 अगस्त तक की गाइडलाइन तक सभी लोगों को बाहर निकाल लेंगे। काबुल में हुए हमले के बाद अमेरिका ISIS खुरासान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। अमेरिकी एयरफोर्स ISIS खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करेगी। अमेरिका अपने सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ISIS के ठिकानों को तबाह करेगा। व्हाइट हाउस की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि बमबारी के बावजूद अमेरिकी बलों और गठबंधन सहयोगियों ने पिछले 24 घंटे में काबुल से करीब 12,500 लोगों को निकाला। हालांकि तालिबान ने लोगों के हवाई अड्डे पहुंचने को काफी मुश्किल कर दिया है। इंटरनेशनल समाचार एजेंसी AFP ने तालिबान के प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा कि तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने साफ कर दिया है कि तालिबान काबुल हवाई अड्डे का संचालन नहीं कर रहा है। एयरपोर्ट के बाहरी इलाकों पर पहले ही तालिबान कब्जा कर चुका है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर अब भी हजारों अफगानी और विदेशी नागरिक मौजूद हैं। वहीं इटली का रेस्क्यू ऑपरेशन काबुल एयरपोर्ट पर पूरा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट से निकाले गए 109 अफगान नागरिकों के साथ इटली की आखिरी उड़ान रोम पहुंच गई। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए आतंकी हमले के बाद नाटो मुख्यालय में सभी 30 सहयोगियों के झंडे आधे झुकाए गए। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने ट्वीट कर कहा कि हम सभी पीड़ितों का शोक मनाते हैं। हम उन US कर्मियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई। उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। काबुल में हुए धमाकों में अब तक कितने लोगों की हुई मौत। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने दुनिया से क्या अपील की है और काबुल एयरपोर्ट के बाद तालिबानी लड़ाके ने अफगान शख्स को क्यों पीटा। देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को हुए धमाके में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक धमाके से हुए हादसे में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने दुनिया से आतंकवाद के आगे नहीं झुकने की अपील की है। सालेह ने कहा कि काबुल हवाई अड्डे को मानवता के अपमान और नियम आधारित विश्व व्यवस्था का स्थल न बनने दें। आइए अपने सामूहिक प्रयास और ऊर्जा पर विश्वास करें। हमें मानसिक रूप से नहीं मरना चाहिए। अफगानिस्तान के काबुल में धमाके के बाद तालिबान अब एक जगह भीड़ नहीं इकट्ठा होने दे रहा है। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ हटाने के लिए तालिबान अफगानियों की पिटाई कर रहा है। अफगान शख्स की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें तालिबानी मारपीट करता दिख रहा है। तालिबान ने एक बार फिर से अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की है। तालिबान प्रवक्ता ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान की सभी महिला कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित रूप से अपनी नौकरी फिर से शुरू करें। इस्लामिक अमीरात को उनकी नौकरी फिर से शुरू करने में कोई समस्या नहीं है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने आतंकी संगठन ISIS के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पकड़े गए। चरमपंथी समूह ने इस्लामिक स्टेट के 3 संदिग्धों की तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया है कि ये लोग काबुल एयरपोर्ट पर नई हमलों की योजना बना रहे थे।
अफगानिस्तान में अपना राज स्थापित करने के बाद से ही तालिबान ने साफ कर दिया था कि यहाँ शरीयत का कानून लागू होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तालिबानी नेताओं के बयान से ये जानकारी दी है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के इमामों को फरमान दिया है कि इमाम लोगों को ये समझाएं कि सरकार के बनाए नियमों का पालन कैसे करना है। तालिबान ने इमामों से एक और अपील की है कि वो लोगों को अफगानिस्तान छोड़कर न जाने के लिए भी समझाएं। इमामों को अफगान के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि देश के विकास में तालिबान का साथ देने का काम करें, न कि देश छोड़ने की तैयारी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हामिद शिनवारी ने ऐलान किया है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात को देखते हुए पाकिस्तान के साथ होने वाली सीरीज को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उनके मुताबिक हम T20 विश्व कप के बाद ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेलेंगे। अफगानिस्तान के मशहूर एक्टर और सिंगर आर्यन खान ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि तुमने लोकतंत्र को सपोर्ट किया है और मेरे साथ गलत बर्ताव भी किया है। मेरे डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी मुझसे ले लिए हैं। यूएनएससी में भारत ने कहा, काबुल धमाकों के बाद दुनिया को आतंक के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। पीएम मोदी और इटली के पीएम मारियो ड्रैगी ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने को लेकर बात की है और काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने क्यों बढ़ाई है सख्ती। देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। अफगानिस्तान को लेकर यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि हम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमले ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता को मजबूत किया है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के पीएम मारियो ड्रैगी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले की निंदा भी की और अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम हैंक टेलर ने कहा कि काबुल हवाई अड्डे पर अब भी करीब 5,400 लोग अफगानिस्तान से फ्लाइट्स के इंतजार में हैं। हमारे पास अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य एयरलिफ्ट कर लोगों को निकालने की क्षमता है। ISIS हमें इस मिशन को पूरा करने से नहीं रोक सकता। तुर्की और तालिबान की गठजोड़ सामने आ रहे हैं। तालिबान का हाई डेलीगेशन तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचा है। तुर्की काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा चाहता है। तालिबान भी काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा तुर्की के हवाले कर सकता है। तालिबान ने पहले ही तुर्की से एयरपोर्ट संचालन के लिए मदद मांगी थी। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने सख्ती बढ़ा दी है। तालिबान के लड़ाके सभी फ्लाइट्स में अफगानियों की जांच कर रहे हैं। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि 31 अगस्त तक कोई अफगानी देश नहीं छोड़ेगा। केवल विदेशियों को ही देश छोड़ने की इजाजत होगी। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शुक्रवार को अफगानिस्तान पर एक औपचारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के रूप में अमेरिकियों के साथ शोक करने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं था, क्योंकि इन सभी ने देश की सेवा में अपनी जान दे दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उनकी सरकार काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमलों के बावजूद बेनिकासी अभियान जारी रखेगी। काबुल हवाई अड्डे पर बमबारी में 2 ब्रिटिश नागरिकों और एक ब्रिटिश नागरिक के बच्चे को खो दिया है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने कंधार प्रांत में तालिबान नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात की व्यवस्था ISI ने कराई थी। ऐसा माना जा रहा है कि मसूद अजहर ने कश्मीर ऑपरेशन को पूरा करने में तालिबान से मदद मांगी है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया है कि काबुल ब्लास्ट से तालिबान को फायदा हुआ। उनके मुताबिक काबुल में हालात बेहद खराब हैं। हामिद मीर ने कहा कि ISIS खुरासान से पाकिस्तान का कोई लिंक नहीं है। खुरासान और तालिबान आपस में ही लड़ रहे हैं। और अब न्यूज टॉप 9 का रुख करते हैं। राष्ट्र की अहम खबरें आपको बताते हैं। अमिताभ ठाकुर ने अपनी गिरफ्तारी पर किया कौन सा ड्रामा। सिद्धू ने किसे कहा है ईंट से ईंट बजाने की बात, और छत्तीसगढ़ में रहेगी या जाएगी भूपेश बघेल की कुर्सी। देश की अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। रेप पीड़िता की आत्महत्या से जुड़े मामले में पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकुर पर रेप के केस में मामले में आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। पीड़ित महिला ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ आत्मदाह की कोशिश की थी और इलाज के दौरान दोनों की अस्पताल में ही मौत हो गई थी। ठाकुर अपनी गिरफ्तारी के वक्त चीखते चिल्लाते और पुलिस वालों से गुत्थम गुत्था करते नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ ने कहा कि आज जिन्हें खेल कहते हैं, शुरुआत में वे दरअसल इंसानों की अपनी सुरक्षा के ही अंग रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि खेल इंसान को केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि हर तरह से मजबूत बनाता है। एक सैनिक में सच्चा खिलाड़ी और सच्चे खिलाड़ी में एक सैनिक हमेशा मौजूद होते हैं।
मुंबई के एंटेलिया विस्फोटक केस और मनसुख हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा समेत बाकी आरोपियों को 4 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी और एनआईए उसी दिन सचिन वाजे सहित 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी को लेकर जारी विवाद के बीच भूपेश बघेल की राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। बैठक के बाद बघेल ने इशारों में उनके और सिंहदेव के बीच 2.5 साल के फॉर्मूले की खबर को खारिज कर दिया। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा कि पहले से 2.5 साल का फॉर्मूला तय होने की बात से इनकार किया है। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई खत्म नहीं होती दिख रही है। सिद्धू ने साफ कर दिया है कि वे तभी अपने पद पर रहेंगे जब उन्हें काम करने और लोगों की उम्मीदों को पूरे करने की खुली छूट दी जाएगी, वरना वो शो पीस बनकर नहीं रह सकते। इस बीच पंजाब संकट पर सोनिया गांधी से मिलने के बाद प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने वही रटा रटाया संदेश दिया कि दोनों पक्ष मिलकर काम करें। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के गवर्नर पीबी बदनौर से मुलाकात कर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को बहुमत हासिल करने के निर्देश देने की मांग की है। आपके पंजाब विधानसभा के नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जिस तरह से अमरिंदर सिंह को खुद उनकी ही पार्टी के कई विधायक और मंत्री बदलने के प्रयासों में लगे हैं, इससे साफ है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। सिद्धू खेमे की तरफ से लगातार चल रही तख्ता पलट की कोशिशों को रोकने के लिए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद मैदान में उतर आए हैं। इस कोशिश में कैप्टन अब ऐसे नेताओं से भी उनके घर जाकर मिल रहे हैं जो अक्सर उनसे नाराज रहे हैं। इसी मिशन के तहत पंजाब के सीएम ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सीनियर लीडर राजेंद्र कौर भट्टल के घर जाकर उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज जलियांवाला बाग के नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्मारक में संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। पूरा कार्यक्रम शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री, शहरी कार्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री के साथ पंजाब के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी होगी। आखिरकार लीड्स में तीसरे दिन का खेल भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 215 रन बना लिए। पुजारा 91 और विराट कोहली 45 रन बनाकर मैदान पर हैं। रोहित शर्मा ने भी 59 रन की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि इंग्लैंड की टीम अब पहली पारी के आधार पर अभी भी 139 रन आगे है। यूपी में ओवैसी अब पका रहे हैं कौन सी नई सियासी खिचड़ी। कहां कोर्ट परिसर में हुआ वकील पर हमला, असम में किसने की 5 ट्रक ड्राइवर्स की हत्या। राज्यों की अहम खबरों को देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। असम के दीमा हसाओ में फिरौती न देने पर उग्रवादियों ने कोयला ले जा रहे 7 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान ट्रक में मौजूद 5 चालकों की हत्या भी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने 2 ट्रक चालकों की हत्या गोली मारकर की, वहीं 3 चालकों को आग में जिंदा जला दिया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और हमलावरों की तलाश में जुट गई। यूपी में एक तस्वीर सामने आने के बाद चुनावी गहमागहमी अचानक बढ़ गई है। ये तस्वीर थी ओवैसी, राजभर और दलित नेता और भीम आर्मी के चंद्रशेखर की। ओवैसी और राजभर ने पहले भी मुलाकात कर गठबंधन की बात कही थी, लेकिन अब इनके बीच चंद्रशेखर के दिखने से अनुमान उनके भी साथ आने के लगाए जा रहे हैं। दलित वोटों को ध्यान में रखते हुए ओवैसी उन्हें साथ लाने का फैसला ले सकते हैं। राजनीति में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक 1.5 घंटे तक चली। इसमें सरकार के साथ गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के साथ बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। बैठक के बाद बताया गया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का सभी दलों ने समर्थन किया है और आने वाले शुक्रवार को इस पर निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जहां वो किसान कार्यों की समीक्षा करेंगे। शाह आज दोपहर 12 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। शाम को गांधीनगर कलेक्टर मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और गांधीनगर लोकसभा के विकास कामों की समीक्षा करेंगे। शाह अहमदाबाद के कलेक्टर के साथ भी बैठक करेंगे और विकास की जानकारी लेंगे। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सर्राफा संगठनों से बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में हॉल मार्किंग अनिवार्य करने की तिथि बढ़ाई जा सकती है। देश भर के 350 से ज्यादा सर्राफा संगठन हॉल मार्किंग को अनिवार्य करने की तिथि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देश में सोने के गहनों पर हॉल मार्किंग 15 जून से अनिवार्य की गई थी और सरकार ने स्टॉक के सभी पुराने गहनों पर हॉल मार्किंग के लिए ज्वेलर्स को 31 अगस्त तक मोहलत दी थी। मध्य प्रदेश के विदिशा में कोर्ट परिसर के सामने कुछ महिलाओं और युवकों ने एक वकील के साथ मारपीट कर दी। वकील ने कोर्ट परिसर में भागकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि वकील और एक व्यापारी के बीच पुराने विवाद को लेकर ये सब कुछ हुआ।
वकील का कहना था कि उसने 2014 में व्यापारी के खिलाफ जाकर एक महिला की मदद की थी, तभी से वह उससे रंजिश रख रहा है और ये हमला उसी के इशारे पर हुआ। मध्य प्रदेश में व्यापम के तहत ली गई 3 परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। 2020-21 के बीच ली गई 10 परीक्षाओं की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग भर्ती परीक्षा शामिल है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना आई थी। टीवी कलाकार गौरव दीक्षित को एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। गौरव के घर से कुछ वक्त पहले एनसीबी की रेड में चरस और दूसरे ड्रग्स बरामद किए गए थे। गौरव की गिरफ्तारी फिल्म कलाकार एजाज खान से पूछताछ के आधार पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल एजाज से पूछताछ के दौरान गौरव दीक्षित का नाम सामने आया था। मुंबई के किला कोर्ट परिसर में अमित मिश्रा नाम के एक वकील पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले का आरोप हितेश गुप्ता नामक शख्स पर है। बताया गया कि हितेश के भाई जयेश की अंतरिम जमानत रिजेक्ट होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। हितेश को शक था कि पुलिस को वकील अमित मिश्रा ने ही टिप दी थी, जिसकी वजह से उसके भाई की गिरफ्तारी हुई। और देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। 24 घंटे में देश में सामने आए 46,800 के करीब केस और 514 की हुई मौत। और कहा 1 सितंबर से लिया गया स्कूल खोलने का फैसला। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। भारत ने आज वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। देश में एक दिन में कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। यूपी में सबसे अधिक एक दिन में 28,62,649 डोज लगाए गए। कर्नाटक में 10 लाख से ज्यादा और महाराष्ट्र में 9,84,000 से ज्यादा टीके एक दिन में लगाए गए। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन को बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पीएम ने वैक्सीन लगवाने वालों और वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने वालों को बधाई दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और अपार क्षमता का उदाहरण है। एक दूरदर्शी और कर्मठ नेतृत्व से कैसे एक देश कोरोना से सफल लड़ाई लड़ते हुए पूरे विश्व में उदाहरण स्थापित कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले नए भारत ने दुनिया को दिखाया है। देश में कोरोना के केस पहले से ज्यादा आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 46,798 नए केस देश में आए हैं। वहीं एक दिन में रिकवर होने वालों का आंकड़ा 31,333 रहा। इस बीच महामारी ने 514 और लोगों की जान ले ली। देश में अभी एक्टिव केस की संख्या 3,53,000 से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में रविवार को लॉकडाउन और सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी। इस बारे में आदेश राज्य की पिनराई सरकार ने दे दिए हैं। केरल में लगातार तीसरे दिन 30,000 से ज्यादा नए केस आए। यहाँ 24 घंटे में संक्रमण के 32,801 मामले आए हैं, जबकि 179 लोगों की एक दिन में कोरोना से जान चली गयी। दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं के स्कूल, कोचिंग सेंटर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि सभी तरह के एहतियातों का पालन हो और किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। सरकार ने कहा कि जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। 98% टीचर्स और स्टाफ को कम से कम 1 डोज वैक्सीन की लग चुकी है। सर्वे में 70% लोगों ने कहा था कि स्कूल खोलने चाहिए, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी। आखिरकार कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली में भी स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया गया है। इस बारे में ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे एहतियात के साथ दिल्ली में अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जा रहा है, ताकि बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को कम किया जा सके। हमें जिंदगी को वापस पटरी पर भी लाना है और बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों का ध्यान रखना है। ज्यादातर राज्यों में कोरोना के घटते मामलों के बीच नवोदय विद्यालयों और इनके हॉस्टलों को भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नवोदय विद्यालय 50% क्षमता के साथ चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। पहले सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोली जाएंगी। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में भी स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद सीएम शिवराज की ओर से छात्र छात्राओं को भांजे और भांजिया संबोधित करते हुए संदेश दिया गया है। शिवराज ने ट्वीट में लिखा है कि प्यारे भांजे और भांजियों, आपका सशक्त भविष्य ही प्रदेश और देश का भविष्य है और उसके लिए शिक्षा जरूरी है। लिहाजा सरकार ने 1 सितंबर से 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं को 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया है।
कश्मीर के प्रसिद्ध जगहों को देखने के लिए अब अधिकतम 48 घंटे पहले किया हुआ RT-PCR जरूरी होगा। अगर RT-PCR की रिपोर्ट नहीं हुई तो मौके पर रैपिड टेस्ट किया जाएगा। ये सब उन पर्यटकों के लिए भी अनिवार्य होगा जिन्होंने वैक्सीन की डोज ले रखी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अक्सर पर्यटकों को टेस्ट के लिए तैयार करने में काफी समस्याएं आती हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन ले ली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।